नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मीटिंग जारी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, विजय बहुगुणा, प्रकाश पंत मीटिंग में शामिल हैं। अजय भट्ट के अलावा कई बड़े नेता मीटिंग में शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को बुलाया गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखी जाएगी कार्य योजना। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मीटिंग जारी है। जो पॉलिटिकल वर्क है, राजनीतिक कार्य हैं, उस दिशा से हम लोग बैठते हैं। और क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत सन्निकट है, तो उस दिशा से हम विचार विमर्श करेंगे। सर, शाम 6 बजे आप विजय बहुगुणा से मिलने वाले भी, ऐसी खबर आ रही है। नहीं, बहुगुणा जी ने कुछ इन्वेस्टर्स बुलाए हैं। राज्य में हमारी 7-8 अक्टूबर को इन्वेस्टर समिट हो रहा है और कुछ लोग उनसे मिले होंगे, तो उन्होंने इसलिए कहा कि आप आवास पर आइए, तो उनके पास मैं आ जाऊंगा। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर इस वक्त है। यहां पर चोपता मार्ग पर एक भीषण हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाजलू बैंड पर एक कार नियंत्रित होकर खाई में गिरी है। दोनों कार सवार लोग अंत्येष्टि में शामिल होने रुद्रप्रयाग आ रहे थे, तो कार नियंत्रित होकर खाई में गिरी है। तस्वीरें हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर। चोपता मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। एक घायल व्यक्ति जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार नियंत्रित होकर खाई में गिरी है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कॉमर्शियल वाहनों में स्पीड गवर्नर डिवाइस के विरोध में टैक्सी संचालकों की दूसरे दिन भी हड़ताल जारी है। प्रदेश के टैक्सी संचालक वाहनों में लगने वाले स्पीड गवर्नर डिवाइस का लगातार विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने बढ़ते सड़क हादसों में कमी लाने की बात करते हुए सभी कॉमर्शियल वाहनों में डिवाइस लगाने का फैसला लिया है, लेकिन टैक्सी संचालक पुराने वाहनों में डिवाइस लगवाने का विरोध कर रहे हैं। जबकि पहाड़ की लाइफलाइन मानी जाने वाली टैक्सी मैक्सी की हड़ताल होने के चलते सरकार और संचालकों के बीच खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं संचालकों ने सरकार और स्पीड गवर्नर डिवाइस लगाने वाली कंपनी के बीच सांठगांठ होने के भी आरोप लगाए हैं। जाना था और कल से बड़ी दिक्कत हो रही है और कल से हमें आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 100% दिक्कत है सर सबके लिए। जो सुबह आ रहा है वो भी वैसे ही खाली वापस जा रहा है, जो दिन में आ रहा है वो भी खाली वापस जा रहा है। चाहे किसी को कितनी ही इमरजेंसी है वो नहीं जा पा रहा है, क्योंकि यहाँ भी हड़ताल है। और हमारी 9 मांगे हैं, जिसमें हमारा मेन जो मांगे हैं हमारा SLD स्पीड लिमिट डिवाइस को लेकर है, जिसके लिए लोग धरने पर चले गए हैं। पूरा पहाड़ धरने पर चला गया है, पर मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं हो पा रहा है। ये हमारे पहाड़ का बड़ा दुर्भाग्य है। पर जो ये पुरानी गाड़ियों में लगा रहे हैं, जिसके 6 महीने रह गए, किसी के साल रह गए, किसी के 2 साल रह गए, इस पे सरकार अपनी मनमर्जी से 9 कंपनी पता नहीं कहाँ से उठा के ले आई है। इन 9 से लगाना है। और बातचीत करने के लिए अवनीश पाल हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलता दिख रहा है इस पूरे मसले में? अनुपम, देखिए, जैसा कि आज भी पूरे प्रदेश भर में जो टैक्सी मैक्सी संचालक हैं इनकी हड़ताल है और साफ तौर पे इनका सरकार के खिलाफ ये विरोध है कि जो पुराने वाहन, जो कॉमर्शियल वाहन है, उसमें जो स्पीड जो गवर्नर जो लगने हैं ये ना लगाए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि सरकार ने पूर्व में उन्हें आश्वासन भी दिया था कि जो उनकी जायज मांगे हैं उन्हें मान लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद सरकार की तरफ से वादा खिलाफी की गई है और उन्हें जो आश्वासन दिया गया था अब उससे सरकार मुकर रही है। तो उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि जब तक सरकार उनकी बातों को नहीं मानेगी तो तब तक वो भी अपनी इन मांगों को लेके अडिग रहेंगे। और हालांकि इन जो हड़ताल हो रही है इसकी वजह से जो प्रदेशवासी हैं, क्योंकि जो टैक्सी मैक्सी जो है वो प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोगों के लिए खासा परेशानी हो रही है। अब ऐसे में देखने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार और टैक्सी मैक्सी जो संचालक है इनके बीच में कहां जाकर के सहमति बन पाती है। अनुपम, फिलहाल जो बातचीत हुई है उससे क्या आसार लग रहे हैं?
देखिए, जो अभी तक जो टैक्सी संचालक हैं वो अपनी मांगों पे अड़े हैं। उन्होंने कहा है कि फिलहाल अभी उन्होंने 2 दिन की हड़ताल की है और कल से हो सकता है कि दोबारा से इनका संचालन शुरू हो जाए, लेकिन जल्द ही अगर सरकार ने इनकी बातों को नहीं माना तो ये दोबारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। इस हड़ताल का क्या कुछ असर आप अवनीश वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सुबह से ही, बल्कि अगर हम बात करें कल से, तो कल से यहाँ पर टैक्सी मैक्सी संचालक है इनकी हड़ताल है और यहाँ देहरादून से लेकर के पहाड़ तक जितने भी जो यात्री है आने जाने वाले, उनके लिए खासा परेशानी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो बसें जो रोडवेज की है वो भी बहुत सीमित संख्या में है। तो इसकी वजह से यात्रियों की संख्या ज्यादा है और आवाजाही में लोगों को खासा दिक्कत हो रही है। जनता भी साफ तौर पर ये कह रही है कि आखिरकार जो सरकार और टैक्सी मैक्सी के बीच में जो चल रहा है, इसके बीच में कोई विकल्प निकाला जाना चाहिए। अगर सरकार उनकी बातों को माने तो भी ठीक है, लेकिन जो आम जनता है उन्हें आखिर क्यों इस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। अवनीश पाल हमारे संवाददाता हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए थे। रुड़की के भगवानपुर विधानसभा के कुंजा बहादुरपुर गांव में 5 करोड़ की लागत से बना कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास के भवन में अभी पठन पाठन भी शुरू नहीं हो पाया था कि भवन जर्जर होकर खंडर में तब्दील होने लगा है। इस छात्रावास का निर्माण साल 2013 में किया गया था, लेकिन अफसरों की सुस्ती इस पर भारी पड़ गई है। इससे भवन आज तक विभाग को ट्रांसफर नहीं हुआ, न ही यहां छात्राओं को शिफ्ट किया गया है। नतीजा यह निकला कि देखरेख के अभाव में भवन जर्जर होकर खंडर में तब्दील हो गया। वर्तमान में मोतीपुर गांव में कस्तूरबा गांधी छात्रावास है, जिसमें 48 छात्राएं रहती हैं। भवन के अभाव में इन्हें 8वीं के बाद अन्यत्र शिफ्ट करना होता है। नतीजतन अधिकांश छात्राएं पढ़ाई छोड़ने को विवश हो जाती हैं। सर, फिलहाल तो हमने वहाँ पे देखा नहीं कैसी सुविधा है, पर एक बार हम वहाँ पे जाएंगे जरूर देखने के लिए, मतलब कैसी सुविधा है वहाँ पे। फिर अगर वहाँ का अच्छा माहौल हुआ तो हम वहीं पे जाएंगे यहाँ से छात्राएं। माहौल तो सर वहाँ का ठीक है, लेकिन ना अगर वो होता है, स्टाफ आता है तो इसी बार शिफ्ट हो जाएंगी 22 छात्राएं, अगर स्टाफ और बाउंड्री होती है। अदरवाइज जब कभी होगी उसके बाद नेक्स्ट होगा। वो लगभग 150 बच्चे अभी इस विद्यालय में हो चुके हैं, तो उन बच्चों के अनुरूप, मानकों के अनुरूप ये विद्यालय की बिल्डिंग छोटी पड़ रही थी। वहाँ खेल का मैदान भी नहीं था, इस वजह से इस विद्यालय को शिफ्ट करने की बात चल रही थी, इसीलिए केजीबी विद्यालय वहाँ शिफ्ट नहीं हो पाया था। लेकिन अब बहुत जल्द ये विद्यालय वहाँ शिफ्ट होने वाला है। और बातचीत करने के लिए मनोज जुयाल हमारे संवाददाता रुड़की में हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मनोज, आखिर दिक्कतें क्यों आ रही हैं जब सारी चीजें इनकी प्रिपरेशन के मुताबिक हैं, उसके बाद भी अभी तक शिफ्टिंग नहीं हो पाई है? दिक्कतें कहां पर हैं? अनुपम, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कि यहाँ पे आवासीय विद्यालय के जो छात्रावास बना था कुंजा बहादुरपुर गांव में बना था, लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की यहाँ पे मानी जा रही है, क्योंकि सबसे पहले कि यहाँ पे स्टाफ चाहिए होगा। पहली बात, इसमें बाउंड्री नहीं है। पिछले 2013 से ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, लेकिन इसमें अब जिस तरीके से लगा इसकी देख रेख नहीं होती है, खंडर में तब्दील हो चुका है। तो जो यहाँ पे छात्राएं हैं यहाँ से जाने से कतरा रही है, तमाम सी चीजें अभी यहाँ पे दिक्कत आ रही है। लेकिन हालांकि इस बारे में जो क्षेत्रीय विधायक है ममता राकेश का कहना है कि जल्द ही इसे बाउंड्री वाल कर दी जाएगी और जिसे छात्राएं यहाँ पे कर दी। जहाँ पे अभी मोहितपुर में जो छात्राएं रहती हैं छात्रावास में, वहाँ पे जो जगह है वो कम पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे 48 छात्राएं अभी उस छात्रावास में रही है और 8वीं पास करने के बाद इन छात्राओं को इस छात्रावास में शिफ्ट करने की बात कही गई। लेकिन जो छात्राएं हैं आसपास नहीं जा पाती, इसलिए कई छात्राएं अपने घर में ही बैठ जाती हैं। जी फिलहाल क्या प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से या किसी और व्यक्ति की तरफ से इस पूरे मसले को संज्ञान में लिया गया? शिक्षा विभाग के अधिकारी कुछ कह रहे हैं? ये अभी मैं आपको बताऊंगा, शिक्षा विभाग के अधिकारी पिछले कुछ इसी कस्म से गुजर रहे थे कि ये आखिर भवन बनाया किसने है, समाज कल्याण विभाग ने बनाया है या किसी अन्य और ने बनाया। लेकिन जब हमारी विधायक क्षेत्रीय विधायक से बात हुई थी, वो उनका कहना था कि जो ये भवन बनाए समाज कल्याण विभाग की तरफ से, जो उनके पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश ने जब मंत्री रहे तब उन्होंने ये भवन बनाया था, क्योंकि जो छात्रा जो देहात छात्र की छात्राएं हैं उनको बाहर न जाना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा विभाग भी लापरवाह माना जा सकता है, क्योंकि आज तक बनने के बाद शिक्षा विभाग ने इसकी जो सुध है वो क्यों नहीं ली, और जो विभाग है समाज कल्याण विभाग उसने हैंड ओवर अभी तक शिक्षा विभाग के क्यों नहीं किया। अब तमाम सी बातें जब शिक्षा विभाग की इस बात को जाकर नींद टूटेगी तो हो सकता है कि शिक्षा विभाग इसको हैंड ओवर करके जो छात्राएं हैं उनको इसका फायदा मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मनोज जुयाल हमारे संवाददाता रुड़की से इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे।
घाटे से जूझ रहे जीएमवीएन को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी की जा रही है। इसमें कई ढांचागत बदलाव के लिए रूपरेखा बनाई जा रही है। वहीं आशंका भी जताई जा रही है कि इसके लिए जीएमवीएन के कई बंगलों को पीपीपी मोड में दिया जा सकता है, जिसका विरोध कर्मचारी कर रहे हैं। जीएमवीएन को घाटे से उबारने के लिए नए सिरे से कसरत चल रही है। प्राइवेट होटलों से प्रतियोगिता में जीएमवीएन के बंगले लगातार पिछड़ रहे हैं। जीएमवीएन की एमडी का कहना है कि पीपीपी मोड में बंगलों को दिया जा सकता है। वहीं इसको लेकर जीएमवीएन के बंगलों की कॉस्टिंग तय करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हम पीपीपी मोड का शुरू से विरोध कर रहे हैं। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि उनको नवीनीकरण किया जाए। उनकी साज सज्जा जो आज पर्यटक को जो आवश्यकताएं हैं सुविधाओं की, वो सुविधाएं मुहैया कराई जाए। जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़े हुए हैं, दोष उस पे कर्मचारियों पे दिया जा रहा है, जो सरासर गलत है। ये सारी चीज़ें जो हैं, हो सकता है ये रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट हो, जो रिस्ट्रक्चरिंग एक होलिस्टिक जीएमवीएन की रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बनेगा उसका पार्ट हो। लेकिन आज ये कहना कि हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम पीपीपी में ही देंगे या हम पीपीपी में नहीं देंगे, ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है अभी तक। हम वीआरएस देंगे या हम वीआरएस नहीं देंगे, ये सारे ऑप्शंस हैं जो हम सोच रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है, ये रिस्ट्रक्चरिंग का जो प्लान आएगा जीएमवीएन का, उन सब में हम सोच सकते हैं। पुलिस और फॉरेस्ट विभाग की संयुक्त टीम ने 2 हाथी दांत तस्करों को लच्छीवाला क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सुलेमान और नूरुद्दीन दोनों सगे भाई हैं। डीएफओ देहरादून धर्म सिंह मीणा ने बताया कि आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और भारतीय वन अधिनियम और भारतीय वन्य जीव अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं उन्होंने इनाम और अनीफ को भी जल्द पकड़ लेने का दावा किया। वन विभाग संयुक्त जांच टीम को 2 अक्टूबर को सम्मानित करेगा। केस हुआ था, तब से आज 12वां दिन है। विदिन 12 डेज केस को क्रैक कर लिया गया है और ये जितने भी जो अपराधी अभी पकड़े गए हैं, ये भानियावाला और नियर बाई एरिया के ही हैं और सभी गुजर हैं। अभी 2 पकड़े गए हैं और संभावित 4 संख्या है जिन जो अपराधियों की। हरिद्वार के जिलाधिकारी दीपक रावत ने भेल स्थित भेल सिडकुल वैकल्पिक मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। सिडकुल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा लंबे समय से अपने भारी वाहनों के लिए भेल से अलग निजी मार्ग की मांग की जा रही थी। उक्त मार्ग के निर्माण के लिए सिडकुल भूमि से सटी भूमि जाने के कारण मार्ग निर्माण पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा लगभग 5 किलोमीटर सड़क निर्माण की अनुमानित लागत 8 करोड़ बताई गई है। डीएम ने कहा कि कुछ कारणों की वजह से यह कार्य रुका हुआ है। इस कार्य को जल्द पूरा करने के लिए जरूरी डीपीआर बनाई गई है। लैंड है, कुछ तो शेड्यूल की अपनी है, कुछ लैंड जो है बीएचएल को इसमें देनी पड़ेगी और काफी फायदा इससे यहाँ पे हमारे जो फैक्ट्री में ओनर्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं, उन सबको होगा। तो इसकी डीपीआर सिडकुल द्वारा बनाई गई है। आगे इसमें जो अब आगे अग्रिम कार्रवाई होनी है उसको हम करेंगे। डीएम साहब से मांग करती रही है और उन डीएम साहब ने उसको अप्रूव भी किया और एग्री भी किया कि हाँ एक संयुक्त सर्वे होगा। ये संयुक्त सर्वे उसी के लिए किया जा रहा है, इससे शहर के लोगों को और सिडकुल के लोगों को एक नया मार्ग। यूं तो सरोवर नगरी नैनीताल पर्यटकों की खास पसंद है, मगर इंद्रो नैनीताल खतरे में है। चारों तरफ से नैनीताल पर खतरा मंडरा रहा है, तो सरकार भी इस पर्यटन क्षेत्र से आंख बंद किए हुए है। पहाड़ों की सुंदर वादियों में घिरी सरोवर नगरी खतरे में है। नैनीताल के बलिया नाले में लगातार भूस्खलन हो रहा है। निहाल नाले से भी राजभवन गोल्फ कोर्स को खतरा बना हुआ है। इतना ही नहीं, नैनीताल के मॉल रोड, भवाली रोड, राजभवन रोड में भी धंसाव ने टेंशन बढ़ा दी है। पहाड़ियों से लगातार हो रहे भू कटाव से सैकड़ों परिवार खतरे की जद में है, मगर प्रशासन के पास इसका रटा रटाया जवाब है। जो अनस्टेबल है उस इलाके में, तो उसको मजबूत करने के लिए आईआईटी रुड़की ने एक स्टडी करके एक योजना बनाई और योजना बना के हमको सबमिट करी। हम लोगों ने लोक निर्माण विभाग से उसका एक एस्टीमेट तैयार कराया है जो 40 करोड़ से ऊपर धनराशि का है। दरअसल बलिया नाले पर ही नैनीताल का भविष्य टिका हुआ है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के रिसर्च के मुताबिक हर साल ये 10 से 60 सेंटीमीटर धंस रहा है। भूगर्भ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि राजभवन, डीएसपी परिसर,
ग्रांट होटल क्षेत्रों में लेक फॉल्ट के सक्रिय होने से धंसाव की स्थिति बनी हुई है। कहने का मतलब है कि बलिया नाले के किनारे किनारे जो बसासत है, जो जमीन खेत हैं, उन सब के बहने की आशंका है। नैनीताल के लिए तो खतरा है ये। जिस गति से नैनीताल में भूधंसाव हो रहा है, उसको लेकर भूगर्भ शास्त्रियों की चिंता वाजिब है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और नैनीताल को लेकर ठोस कार्य योजना तैयार करे, ताकि नैनीताल पर आने वाले इस संकट से बचा जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।